हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग कवर करेंगे द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भाई आपकी क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई। तो 1784 के एक्ट को समझने के लिए ये हमें समझना पड़ेगा कि दिक्कतें कहाँ थी। 1773 को लाने के बाद ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा तैयार हो गया, ब्रिटिशर्स ने लॉ पास कर दिए, लॉ से सब चीज़ ईजिली चलने लगती है। जब भी पहली बार हम किसी चीज़ को लॉ का स्वरूप दे के जब लागू करते हैं चीज़ें, तो उसमें बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं। तो इसी तरह 1773 वाले कानून जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें बहुत सारी कमियां रही। उसमें भी देखा कि हमने बहुत सारा करप्शन हो रहा है, किसी गवर्नर अकेले चला नहीं पा रहा है। गवर्नर जनरल भी हमने बना दिया, इसीलिए 1773 आया तो उसमें गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम कैसी, पावर्स को लेके कि भाई ठीक है, हमारे पास गवर्नर जनरल तो आ गए हैं, उनके साथ हमने कंट्रोल करने के लिए 4 मेंबर और बैठा दिए हैं। ये 4 मेंबर कहाँ से आ रहे हैं? ये डायरेक्ट ब्रिटेन से आ रहे हैं। इन पे कंट्रोल किसका है? किंग का है। और किंग का मतलब क्या? वहाँ के गवर्नमेंट का है। सीधी सी बात ये। गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल वो पर्सन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आ रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आया हुआ पर्सन यही है। अब मेन एग्जीक्यूटिव हमारी यही तैयार कार्यपालिका ये है। अब मैटर यहाँ पे ये पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट भी बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी काफ़ी पावर है। तो लड़ाई किसकी हुई? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच लड़ाई हो गई कि भाई तुम्हारी पावर ज़्यादा कि मेरी पावर ज़्यादा। तो इस जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर को हमने दूर किया सेटलमेंट एक्ट 1781 में। उस ये चीज़ यहाँ पे सुधरी। हो क्या रहा था, देखिए ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करना चालू किया किस पे? अब कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं था, तो कंपनी को कंट्रोल करने की पहली शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1773 से हो रही है। 1773 से हो रही है। अब ब्रिटिश जो है कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? वो अपनी काउंसिल बना दे रहे हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट बना दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मगर ये सब चीज़ों में दिक्कतें बहुत आ रही है। अब दिक्कतें क्या? काउंसिल के साथ, इनके साथ जो टॉप पे बैठा है पर्सन वो गवर्नर जनरल है, मगर जो बता रहे कि असली में जो ग्राउंड लेवल पे जिसके पास पावर है वो गवर्नर जनरल के पास है। मगर सही मायने में काउंसिल की वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है। काउंसिल हर जगह अड़ंगा लगा दे रही। क्यों? क्योंकि काउंसिल में है 4 मेंबर और सारे जो डिसीजन होंगे गवर्नर जनरल के, वो सबकी मेजॉरिटी वाले डिसीजन सही होंगे, मतलब टोटल 5 मेंबर। और अगर 3 मेंबर अलग हो जा रहे हैं तो इनकी जो है बात कट जा रही है। अब ये कुछ कर नहीं सकते ना, तो इनके पास मतलब यहाँ वीटो पावर है ही नहीं, वीटो पावर नहीं है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट हमेशा इनके डिसीजन को काट दे रही है, इनके डिसीजन के आड़े आ जा रही। कोई लॉ बना रहे तो सुप्रीम कोर्ट से हमें पास करवाना पड़ रहा है पूछ के उनसे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत सारी पावर थी, जिसको हमने 1781 के सेटलमेंट एक्ट से सुधारने की कोशिश की। वहाँ पे काफ़ी हद तक हमने जो जुडिक्शंस को संभाला, मतलब एरिया नहीं क्लियर था, वहाँ पे हमने ये संभाला। दूसरी चीज़ और क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें ये आ रही है, देख गवर्नर, हमने क्या कहा कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये प्रेसिडेंसीज थी हमारी। अब इनकी पावर जो है किसके, ज़्यादा पावर किसके हाथ में आ गई? बंगाल के। बोला गया कि अब बॉम्बे और मद्रास जो है किसके अधीन होंगे? बंगाल के। मतलब इसका कि अब इनके गवर्नर और इनके गवर्नर इस बंगाल के गवर्नर जनरल के डिसीजन मानने के लिए बाउंड होंगे। ये इनके डिसीजन मानने के लिए इनके डिसीजन, मतलब, और रिपोर्ट किसको भेजेंगे? गवर्नर जनरल को भेजेंगे। पहले क्या भेजते थे? पहले डायरेक्ट जाती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, सब लोग अपनी अलग अलग भेजते थे रिपोर्ट। अब ऐसा नहीं होगा, गवर्नर जनरल आगे बढ़ा देगा रिपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ थी। मगर हो क्या रहा है? असलियत ऐसी नहीं है। असलियत में तो मतलब जो भी लॉ में लिख दिया गया कि भाई आप अधीन हो, मगर जो ग्राउंड लेवल पे चल रही क्या, उसी 1773 के एक्ट में भी बोला गया था कि भाई बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये हैं, आप अधीन हो बंगाल के। मतलब आपको अगर कुछ भी करना है तो बंगाल के गवर्नर जनरल इन काउंसिल से पूछ के करना है, पहली चीज़। मगर बोला कि अगर आपवादिक कंडीशन है, सिचुएशन ऐसी है कि एकदम एक्सेप्शनल है, तो उस केस में यहाँ के गवर्नर बिना गवर्नर जनरल के पूछे भी काम कर सकते हैं। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है? बहुत जगह ये लोग जाके वॉर लड़ रहे हैं, बहुत जगह जाके लोग तख्ता पलट कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। खर्चा हो रहा है तो फिर से गरीब होंगे, फिर से वहाँ करप्शन बढ़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें आ रही है। अब पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ एक्सेप्शनल कंडीशन कैसे? कह रहे हैं कि बस सर है, क्योंकि एक्सेप्शनल कंडीशन क्या होंगी ये डिफाइन नहीं किया गया। तो इस कारण जो है बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी चीज़ कि गवर्नर जनरल को पावर नहीं है कि वो मेन डिसीजन ले सके। तो ये सारी चीज़ें ऐसी रही हैं। तो इस तरह की इतनी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। तो मोटा मोटा अगर हम समझें तो इसमें चीज़ें क्या हैं कि 1773 की कमियों को हमें दूर करना है। दूसरा, गवर्नर जनरल के अधिकारियों तथा स्थिति को स्पष्ट करना है। प्रशासनिक सुधार करने हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल और बढ़ाना है। कुल मिला के अब इस एक्ट में होने क्या वाला, जरा इसको समझिए। पिट्स इंडिया एक्ट में अब जितनी भी कमियां 1773 की हैं
उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, बस अटेम्प्ट भर होगा, ठीक है। और उस प्रयास से बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगे भी, बहुत सारा कंट्रोल अभी आप लोग आगे देखेंगे कि जहाँ पे चीज़ें सुधर रही हैं। जो 1773 में दिक्कत थी, अस्पष्ट थी, क्लियर नहीं थी, अब जो गवर्नर जनरल है और उसके साथ जो और ऑफिसर्स हैं, तो उनकी स्थिति को ज़रा स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे कि इन दोनों में ज़रा कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कौन ऊपर निकले, किसके पास पावर ज़्यादा है। और क्या, जो प्रोविंशियल हमारे प्रोविंसेस हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रही है और गवर्नर जनरल के बीच का जो रिलेशन है, इसको ज़रा क्लियर करेंगे कि आप कितने अधीन हो, ये सारी बातें होंगी। दूसरी चीज़, सबसे मेन काम क्या, हमने क्या देखा था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम बस पॉलिटी जैसी चीज़ों को ही ध्यान में रख के चलेंगे, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के पीछे नहीं भागेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, हिस्ट्री में हमको समझना है कि ये चीज़ पॉलिटी से कैसे जुड़ रही है। यहाँ पे देखिए सेंट्रलाइजेशन हमने स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे 1773 में हमने सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण स्टार्ट कर दिया था। और केंद्रीकरण होने का मतलब क्या कि आप वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि सारी पावर केंद्र, मतलब एक यूनिटरी फीचर। जैसे हमारे यहाँ मेन पावर कौन है, यूनियन है, उसके बाद स्टेट्स हैं, मगर स्टेट से भी ज़्यादा पावरफुल कौन है, हमारे यहाँ यूनियन है। अगर कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई अदर सिचुएशन आ जाए, तो उस कंडीशन पे सारी पावर किस में आ जाती है, यूनियन के पास आ जाती है, स्टेट के पास से पावर खत्म हो जाती है। तो इसी तरह कुछ फीचर यहाँ पे तैयार हो रहा है। सारी पावर किसको दी जा रही है, केंद्र को दी जा रही है, एक केंद्रीकरण हो रहा है शक्ति का। तो केंद्रीकरण यहाँ शुरुआत हो रही है। अब पिट्स में क्या होगा, ये केंद्रीकरण और बढ़ेगा, केंद्रीकरण और बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा किस तरफ, ब्रिटेन को और केंद्रित करेगा, ये मतलब ब्रिटिश की पार्लियामेंट को और मजबूत करेगा वहाँ पे, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ अब मतलब एक लीगल उनको दायरा दिया जाएगा, लॉ के माध्यम से बांधा जाएगा चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, निकल के आएंगी। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं इस एक्ट में। सबसे पहला, मोनोपोली को लेके, मोनोपोली आज भी किसकी बनी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी हुई है, कोई अदर कंपनी नहीं आने वाली। दूसरा, प्रोपराइटर्स, मतलब पहले में क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ही अभी ईस्ट में व्यापार करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम सुधार कर रहे हैं कानूनों में तो हम किसी दूसरी कंपनी को परमिशन दे रहे हैं, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हक है। दूसरा, प्रोपराइटर्स का कंट्रोल जो है डायरेक्टर के ऊपर से एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मतलब प्रोपराइटर नाम की चीज़ को थोड़ा कम कर दिया गया, उसके पावर्स को ख़त्म कर दिया गया, डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते थे। ये प्रोपराइटर्स कौन थे, कंपनी के ओनर थे, यही ओनर थे। इसी को लेकर तो एक नियम बना था कि जो 1773 के बाद जो सुधार हुआ, 1773 में जो सुधार हो रहा है वो क्या था कि जिसके पास 500 पाउंड के शेयर होंगे वो पहले क्या करते थे, डायरेक्टर्स को चुनने में वोट करते थे। मगर 1773 के बाद ये व्यवस्था बदली थी, क्या हुआ था, अब 1000 वालों का हक हो गया था। तो 1000 पहले चीज़ ये हो गया था। तो प्रोपराइटर्स कौन थे, प्रोपराइटर्स ओनर थे, जिनके पास ओनरशिप होती थी। मेन यहाँ पे हम लोग समझना क्या है, यहाँ समझना कि डायरेक्टर्स का कंट्रोल। अब डायरेक्टर कंट्रोल जरा समझने के लिए ये देखिए कि प्रोपराइटर कर कैसे रहे थे कंट्रोल। जैसे अब ये कोई नई चीज़ लेके आ रहे थे, कोई नई व्यवस्थाएं लेके आ रहे थे, तो प्रोपराइटर्स के पास हक होता था कि उन चीज़ों को रोक सके, उन चीज़ों को रद्द कर सके, उन चीज़ों को समाप्त कर सके, जैसे डायरेक्टर चाह रहे हैं। अब ये है कौन डायरेक्टर, याद दिलाता हूँ आपको एक बार, अगर आप पीछे वाली वीडियोज़ नहीं देखे तो आपको आगे वाली चीज़ें नहीं समझ में आने वाली। 1773 और सेटलमेंट एक्ट 1781 को जरूर देखिए, उन दोनों वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर एकदम क्लियर रहेंगी चीज़ें। अब समझिएगा, ये डायरेक्टर्स हैं कौन, ये डायरेक्टर वही लोग हैं जो कंपनी के 1773 के कानून के बाद कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल मैटर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये टोटल इनकी संख्या 24 थी और इनको चुन के कौन लड़ा था, यही प्रोपराइटर्स ही इनको चुनते थे, वोट करते थे, पहली चीज़। इसके बाद अब जब आप पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे तो व्यवस्थाएं बदली हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में सेम चीज़ें नहीं रहने वाली। पिट्स इंडिया एक्ट में एक काम और हो रहा है कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर को अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल मैटर पे एक नई बॉडी बनाई गई, कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये इसमें कितने लोग थे, टोटल 6 मेंबर। अब ये लोग कौन है, ये वही लोग हैं जिनको किंग उठा के डायरेक्ट यहाँ पहुँचा रहा है, जहाँ जिन पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल है। ये क्यों बैठाए गए, ये कंपनी को और कंट्रोल करने के लिए बैठाए गए। ये अब नज़र बनाए रखेंगे, मतलब समझ जाइए कि पॉलिटिकल मैटर का मतलब क्या, इनके जितने भी सिविल मैटर हैं आज से, जितने भी मिलिट्री से जुड़े मैटर हैं, जितने भी प्रशासन से एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मैटर हैं या एटसेट्रा, तो ये सारे मैटर अब कौन कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रक मंडल। अब इसमें टोटल जो है 6 लोग हैं, 6 में से 2 मेंबर आपके एक वित्त मंत्री होंगे और एक आपके राज्य सचिव होंगे, जिसमें से जो
डायरेक्ट रिपोर्ट आपकी कहाँ तक पहुँचाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, वही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कैबिनेट होंगे। तो ये उन तक जो है पूरी पार्लियामेंट तक रिपोर्ट पहुँचाएंगे। अब इनका काम क्या होगा, मेन काम क्या है, इसको बैठाया किस लिए गया कि भैया आप जरा नज़र रखे रहो, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर लोग हैं 24 तो जरा इन पर आप नज़र बनाए रहिए। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या हो गया कि आप एक नज़र बनाइए। दूसरा चीज़, अब जो किंग जो होगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, बार बार ब्रिटिश पार्लियामेंट हर मैटर में नहीं कूदेगी। अब ये जो इनके जो मेंबर बैठे हैं ये समझ आए डायरेक्ट किंग के आदेश को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अब ये जैसा चाहेंगे, ये इनका चाहने का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का चाहना, तो ये जैसा ऐसा बोलेंगे उसी हिसाब से ये अब डायरेक्टर्स करेंगे। ये अपने से डायरेक्टर कुछ नहीं करने वाले, सारा कंट्रोल इनके ऊपर। मतलब अब ये कुछ भी करेंगे तो इनकी रिपोर्ट किसको देंगे, कंट्रोल को। कुछ भी काम करेंगे तो इनसे थोड़ा पूछेंगे। कॉमर्शियल मैटर किसके पास रहा, कॉमर्शियल मैटर रहा अब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर। मतलब जो ट्रेड और व्यापार जो आपको करना है ये सिर्फ डायरेक्टर करेंगे। आपको अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जरूरत नहीं है, आपको मिलिट्री संभालने की जरूरत नहीं है, आपको सिविल मैटर्स को देखने की जरूरत नहीं। ये सब कौन करेगा, ये इस पर अब कंट्रोल लग गया। ये कौन करेगा, अब नियंत्रक मंडल करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो रही। तो इससे हमें फिर से जरा एक चीज़ देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल और कॉमर्शियल मैटर को अलग अलग कर देगा। पॉलिटिकल मैटर को कौन देख रहा है, एक नई बॉडी आई है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें टोटल हैं 6 मेंबर्स। अब ये 6 मेंबर कौन है, याद रखिएगा, इनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिला है कहाँ से, ब्रिटेन की गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब किंग की तरफ से। ठीक है, अब कॉमर्शियल मतलब ट्रेड वाले मैटर्स, जो व्यापार वाले मैटर होंगे उनको सिर्फ जो है डायरेक्टर्स जो है कंट्रोल करेगा। अदरवाइज जितने भी मिलिट्रीज जुड़े, प्रशासन जुड़े, जितने भी सिविल मैटर, ये सब कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसको चलाएगा अपने हिसाब से। दूसरी चीज़, नज़र किस पे रखेगा, ये कंपनी के डायरेक्टर्स पे रखेगा। मतलब कि आप कॉमर्शियल मैटर भले चलाओगे, कॉमर्शियल मैटर में भी अगर कुछ भी इधर उधर काम किया आपने जिससे दिक्कत आई प्रशासन में या अदर चीज़ों में, या कहीं भी हमें दिख रहा है कि आप करप्शन करना चाह रहे हो, तो इस पर तुरंत कंट्रोल कौन करेगा, नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। इसकी तुरंत सूचना ये पहुंचाएंगे पार्लियामेंट तक, और पार्लियामेंट वहाँ से एक आदेश जारी करेगा, इनके माध्यम से यहाँ लागू किया जाएगा। अब दिक्कत कहाँ फंस रही है, जरा अभी समझते हैं। देखिए अभी हम लोग इस पॉइंट को जरा समझते हैं कि जो लाइन हम लोगों ने पढ़ी, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि प्रोपराइटर्स का कंट्रोल जो है खत्म कर दिया गया। अब ये लाइन समझाना क्या चाह रहा है, कह रहा है भाई कि देखो आज के जो ओनर थे, जो शेयर धारक थे, जो शेयर होल्डर थे कंपनी के, उनका हक खत्म। किस मामले में कि डायरेक्टर्स अगर कुछ भी पॉलिसी ला रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, कंट्रोल मतलब जैसे भी अपना कॉमर्शियल मैटर चला रहे हैं, जैसे भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसमें कोई नई चीज़ ला रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली खत्म नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। कह रहा तो भैया नुकसान तुम्हारा, नुकसान तो इन बेचारों का। तो कह रहा है कि कंट्रोल अगर इनको दिक्कत है तो हमने एक नई बॉडी बना रखी है 6 मेंबर्स की, याद रखिए। अब वो मेंबर किसकी है, ब्रिटेन के गवर्नमेंट की ही बॉडी है वो, एक तरह से यही समझिए। उसका नाम ही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनका नाम ही है। वो कंट्रोल करेंगे, वो हर मैटर को कंट्रोल करके चलेंगे, पॉलिटिकल मुद्दे सारे वो कंट्रोल करेंगे। अब आपको अगर कोई भी शिकायत है तो आप इनके पास आइए। अगर आप इनसे कहेंगे तो ये जिस मैटर के लिए आप बोल रहे हैं कि देखिए डायरेक्टर्स ऐसा करेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस मामले से नुकसान हो सकता है तो आप आके हमें बताइए। मतलब किनको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आप बताएंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में समझेंगे, उन रिपोर्ट्स को देखेंगे, उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि उस बात को खत्म करनी चाहिए या उसी तरह चलने देना चाहिए, तो ये डिसीजन किसका होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि प्रोपराइटर्स का जो है हस्तक्षेप अब खत्म कर दिया गया। अब आप भैया किनारे बैठो, भले ओनर हो तो ठीक है, मगर अब कंट्रोल किसका होगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। हम देखेंगे कैसे कंपनी चलती है, आप बस ट्रेड करिए। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर रही कि भाई अब प्रोपराइटर्स बस ओनर हैं, पैसा लगा के आप बैठिए, आराम करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं आगे क्या आने वाली हैं। देखिए सबसे मेन चीज़ इसका एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, जहाँ पे कहते हैं द्वैत शासन की शुरुआत फिर से हो गई। ये द्वैत शासन याद करिए, 1773 का कानून आता है तो द्वैत शासन को ही खत्म करता है। क्यों, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद दीवानी राइट्स अपने पास ले लेती है, और जो प्रशासन संभालने का, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी पॉलिटिकल मैटर्स अदर जो हैं, उनको किसे देती है, राजा को दे देती है, नवाब के हाथ में दे देती है। तो अब इससे होता कि यहाँ पे भी द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, मगर जब 1773 कानून आता है तो इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। ठीक है, मगर यहाँ पे आप फिर से देखेंगे, फिर से दूसरी बार दोहरी गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन की शुरुआत होने जा रही है। और ये किस में होती है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि द्वैत शासन की पहली बार किस कानून द्वारा शुरुआत दोबारा की, किस कानून द्वारा शुरुआत होती है, तो यही पिट्स इंडिया एक्ट। अगर ऑप्शन में है तो आप इसको मारिएगा। सबसे पहले क्या समझिए कि अभी क्या है, कॉमर्शियल और पहले क्या पॉलिटिकल मैटर को कौन कंट्रोल कर रहा था, हमारे सब डायरेक्टर्स, ये सब डायरेक्टर्स लोग जो है इसे कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, बढ़िया बात। मगर अब पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद कॉमर्शियल मैटर को कौन कंट्रोल कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैटर कौन कंट्रोल कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नई बॉडी बनाई गई, नई बॉडी का मतलब क्या कि ये डायरेक्ट भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट की बॉडी है, ये सीधा गवर्नमेंट की बॉडी यानी किंग की बॉडी है। इसके सारे मेंबर किंग के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल मैटर का मतलब यही है सीधा सीधा कि अब जो कंपनी होगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है,
वो डायरेक्टर्स के माध्यम, डायरेक्टर काम क्या है, डायरेक्टर काम है कि भाई जो जो कंपनी का संचालन होगा, कंपनी को चलाने वाला कार्य होगा, डायरेक्टर्स का होगा मेन। यही अपने यहाँ से ऑफिसर्स को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे और कार्य आगे करवाएंगे कंपनी का, मतलब जो भी कमर्शियल मैटर होगा इन्हीं की वजह से आगे बढ़ता है। ठीक है, प्रोपराइटर्स कौन थे, प्रोपराइटर जो पैसा लगा देते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उसके बाद वही अपॉइंट कर रहे थे इनको, ठीक है, वोट दे रहे थे, वोट से इनको अपॉइंट कर रहे थे, अपॉइंट करने के बाद ये आगे ऑफिसर्स चुनेंगे, ऑफिसर्स चुन के बैठा देंगे, अब ये वहाँ पे फिर काम करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट करवाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है भाई, पॉलिटिकल मैटर देखेगा, पॉलिटिकल मैटर मतलब आपके सिविल मैटर देखेगा, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर देखेगा, मतलब प्रशासन चलाने वाले सारे कार्य यही करेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपके मिलिट्री से जुड़े जो भी मामले आएंगे ये भी उन्हीं को देखेगा। याद करिएगा, पुराने मामलों को भूलिएगा मत, पुराने जो कानून में हम लोगों ने बातें पढ़ी हैं, सेटलमेंट एक्ट में जो बातें पढ़ी हैं वो सबको भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे चीज़ें। अब समझिएगा, ये बॉडी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कहते हैं, ये हो गई बच्चा, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये सब हो गए बच्चा भैया। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जरा यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर समझिए चीज़ों का कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक तरफ अगर हम देखें, अब एक तरफ हो गई ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया है और एक तरफ हो गए हैं डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्या बोला कि ये डायरेक्टर्स ही कंपनी को चलाते हैं, मतलब चलाने में जितने भी एम्प्लॉय जरूरी हैं इनको कौन बैठाएगा, इनको कौन लेके आएगा, कौन अपॉइंट करेगा, ये डायरेक्टर्स ही लेके आएंगे। इसका मतलब क्या कि मेन जो इसका जो लीडिंग बॉडी है, जो सबसे बड़ी बॉडी है, टॉप पे जो बैठी है वो कौन है, वो गवर्नर जनरल था। और हर जगह गवर्नर्स थे, क्योंकि गवर्नर कौन थे, गवर्नर का काम यही था, कंपनी अपने अपने गवर्नर्स को बना के बैठा दे रही थी और वहाँ पे उनके प्रशासन को ही चला रहे थे। क्योंकि कंपनी बक्सर के युद्ध के बाद सिर्फ मात्र कंपनी नहीं रह गई, सिर्फ कमर्शियल मैटर ही नहीं देख रही थी, उसके पास खुद की टेरिटरी हो गई थी, खुद की बाउंड्री हो गई थी, तो वो खुद क्या कर रही थी, प्रशासन भी चला रही थी, वहाँ पे अपने लॉज बना रही थी, युद्ध कर रही थी और नीतियाँ बना रही थी, सभी से संधि कर रही थी, कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिटिकल काम में वो इंडल्ज हो गई थी। तो इंडल्ज होने के बाद अब उसकी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। अब जहाँ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हुई कि जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की छवि बिगड़ी और कंपनी से कुछ फ़ायदा उसको नहीं पहुंचा, कंपनी लॉस में जाने लगी, क्योंकि कंपनी सिर्फ अपने आप में कंपनी थी, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेताओं का हाथ भी था, नेताओं का शेयर भी था। कंपनी खिला रही थी, घूस दे रही थी, कंपनी के लोग बहुत अच्छे अच्छे बैठे हुए नेताओं को पैसा दे रहे थे, तो इसीलिए लोग कंपनी को बचा भी रहे थे, जब तक देख पा रहे तब तक तो बचा रहे थे, मगर कितना बचाते। फाइनली एक बॉडी बनानी पड़ गई। उस टाइम 73 कानून से क्या बनाया गया कि भाई इनके साथ पहले 4 मेंबर और बैठा दो, मगर पिट्स इंडिया एक्ट में इसी को घटा के क्या कर देंगे, 3 हो जाएंगे। अब यही हमको देखना भी, इसको आगे समझेंगे। देखिए ये क्या कर रहे हैं, गवर्नर जनरल को बैठा देंगे। ये बंदा ये कौन है, ये 6 लोग हैं, ये हर चीज़ को कंट्रोल करें, मतलब सारे पॉलिटिकल मैटर कंट्रोल करें। तो सारे पॉलिटिकल मैटर तुम करवाओ कैसे, तुम्हारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी तो यही है ना, ये थोड़ी 6 मेंबर जा जाके हर जगह काम करेंगे, क्योंकि हर बात को लागू करने वाली बॉडी तुम्हारे पास यही है। तो ये भी क्या करेंगे, डायरेक्टर्स की जो बनाई हुई बॉडी है और यहाँ पे जो इनके बैठाए हुए 4 मेंबर थे, जो आपकी 3 हो जाएंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट में, जो 4 मेंबर थे ये भी कहाँ से आ रहे थे, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल कर रहे थे कंपनी को। यहाँ पे जब देखे कि यहाँ से भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उन्हें बनाना पड़ा एक नया बॉडी। उन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक बनाया नियंत्रक मंडल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। ये करेंगे क्या, सारा काम किसकी हेल्प से करवाएंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल की हेल्प से ही तो करवाएंगे, ऐसा थोड़ी कहीं और से लेके आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये डायरेक्टर हो गई छोटी बॉडी, ये जितने भी काम होंगे ये सारी रिपोर्ट किसके पास जाएगी, ये सारी रिपोर्ट इनके पास जाने वाली है। तो ये सारा मामला यहाँ पे ऐसे चल रहा था। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्लियर हो गई चीज़ें, पहली बार यहाँ पे दोहरे शासन की शुरुआत भी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव हुआ, हमारी प्रशासनिक जो बॉडी थी उसमें कुछ बदलाव हुआ। क्या, जो गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर बैठाए गए थे, गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर बैठा दिए गए। ये गवर्नर जनरल का बनना और 4 मेंबर को बैठाना हुआ कब था, 1773 कानून से ही हो गया था। जब 1773 कानून से हुआ तो यहाँ पे बात कुछ बनी नहीं, इनके द्वारा कंट्रोल करने का प्रयास हुआ था गवर्नमेंट द्वारा कि भाई कुछ कंट्रोल लगा जाए कंपनी के ऊपर कुछ अंकुश लगा जाए, मगर हो क्या रहा है यहाँ पे दिक्कत अब क्या थी, बस क्या कंपनी को कंट्रोल कर लेना और गवर्नमेंट के आदमी बैठा देना तो वहाँ से करप्शन रुक जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे हुआ क्या, दिक्कत ये दूसरी आ गई, इन्होंने जो करना चाहा वो तो हुआ नहीं, मगर दिक्कत दूसरी क्या आ गई कि भाई तुम जैसे ही मेन बॉडी को अगर कंट्रोल कर दोगे, हमारे गवर्नर जनरल साहब को कंट्रोल कर दोगे तो सही से उसमें काम हो नहीं पाएगा। इन दोनों में हमेशा तनातनी बनी रहेगी। टोटल 5 मेंबर हैं, हर फैसला कैसे होना था, हर फैसला मेजॉरिटी से होना था। तो मेजॉरिटी में दिक्कत क्या आ रही थी, मेजॉरिटी में दिक्कत ये आ रही थी कि भाई अगर 3 मेंबर एक तरफ हो गए और एक तरफ गवर्नर जनरल के साथ ये तो कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे, जो कि वहाँ हो रहा था, क्योंकि गवर्नर जनरल के परिचय का एक ही आदमी था वहाँ पे और बाकी ये तीनों ने अपना गुट बना लिया था। तो इस कारण बड़ी दिक्कतें हो रही थी।
तो अब इस चीज़ को किया जाए कि यार अगर हर बार ऐसा हो जाए कि यार 3 मेंबर एक तरफ हो जा रहे हैं, 3 मेंबर एक तरफ हो जा रहे हैं, तो गवर्नर जनरल तो कोई बड़े काम कर ही नहीं पाएगा, बड़े एक्शन ले नहीं पाएगा, इससे कंपनी को नुकसान होगा, और कंपनी को नुकसान का मतलब गवर्नमेंट का नुकसान। तो किया क्या गया, और देखो ना तो इनके पास कोई वीटो पावर थी, वीटो पावर भी यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, अब जरा यहाँ समझिए, ये असली चीज़ हो रही है यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में। सबसे पहले इन 4 मेंबर को घटा के 3 कर दिया गया, 3 कर दिया गया। इसका मतलब क्या कि 1 2 3 4, एक गवर्नर जनरल, अगर इसके साथ कोई एक भी अगर साथ में आ जाता है तो टाई हो जाएगा मैच, यहाँ पे 1-2 से टाई हो जाएगा। और यहीं पे दे दी गई गवर्नर जनरल को वीटो पावर कि भाई अगर टाई होता है मैटर तो यहाँ पे जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, यही इनकी थी वीटो पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के निर्णय, मतलब उनके निर्णय में जो पावर थी उसको और बढ़ा दिया गया। सिर्फ उनके निर्णय बस ऐसा नहीं थे कि आप कुछ भी करेंगे तो हमेशा बस इनके अधीन रह करेंगे, नहीं, अब आपको इनके अधीन अधीनता भी थोड़ी कम की गई। जो 3 मेंबर्स की अधीनता थी कम की गई, ताकि नहीं इनको इतना ज़्यादा मतलब रिजिड नहीं बना देना कि इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से कंट्रोल कर लें कि आपस में गुटबाजी कर लें। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि इनको काम ही ना करने गवर्नर जनरल को, क्योंकि मेन काम था वहाँ पे पैसा कमाना। ठीक, और पिट्स इंडिया एक्ट का जो मेन एम क्या है कि हस्तक्षेप अब हर जगह नहीं करेंगे हम। अब हमारा इंटरफेरेंस फालतू के मैटर से नहीं हो कि युद्ध करना है, वॉर करना है, चलना है, ट्रीटी करना है, दूसरी जगह मामलों में टांग अड़ाना है। तो इस लॉ से ये भी एक बात निकल के आती है कि भाई आपको हर जगह कूदना नहीं है। जितना हमारा काम है ट्रेड करना, जितना हमारा हो गया टेरिटरी उसमें प्रशासन देखना है, फर्जी किसी के नहीं कूदना है, जिससे हमारा शांति से काम चल सके। तो ये सारी बातें अभी तक हम देख लिए। तो अब बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं आगे चीज़ों को। अब जरा कुछ प्रावधान को देखते हैं, इसके बाद कहानी इसमें कुछ ऐसी बची नहीं कि आपको कुछ समझ में ना आए। मोटा मोटा से खेल को बस समझना कैसे क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या बन रहा है कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की स्थापना हो गई। ठीक है, कमर्शियल कार्य जो कि निदेशक मंडल संभाल रहा था, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कमर्शियल मैटर कौन, डायरेक्टर संभाल रहा है। पॉलिटिकल मैटर को कौन संभाल रहा है, नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 है, 6 के 6 आ रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। कंट्रोल किसका, राजा साहब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों को घटा के 3 कर देगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया, ये भी हम लोगों ने देखा। पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश कंट्रोल एरिया कहा गया। समझिएगा कि पहली बार हिमालय इंडिया में जितने भी कंट्रोल एरिया था जिसको ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसको अपने कब्जे में ले रखा था कि ये इनका क्षेत्र, इनका क्षेत्र, तो पहली बार उसको कहा गया ब्रिटिश एरिया, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया, ब्रिटिश के पोजेशन वाला एरिया कहा गया कि ये आज का क्या है, ब्रिटिश क्षेत्र। तो ये अभी तक नहीं किया गया था, ये अब पहली बार किया गया, क्योंकि भाई अब जिसका एरिया होगा कानून भी उसी के चलेंगे। नियम तो यही कहता है। नियम कैसे होते हैं कि जैसा लैंड वैसा लॉ, ब्रिटिशर्स का लैंड है तो अब ब्रिटिशर्स का लॉ चलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, पहली बार कंट्रोल ब्रिटिश कंट्रोल एरिया बोला गया। अगला पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन को और बढ़ाएगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण को और बढ़ाया गया। अब समझिएगा यहाँ पे कहानी थोड़ा कि बॉम्बे और मद्रास बंगाल के अधीन और ज़्यादा किया गया। दूसरी चीज़ कि गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बर्खास्त भी कर सकता है। अब ये जरा कहानी समझिए कि कितनी ज़्यादा इनको पावर दी जा रही है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास बंगाल, बॉम्बे और मद्रास था। ठीक है, बंगाल में है गवर्नर जनरल, इनके पास है गवर्नर, इनके पास है गवर्नर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं सब। ठीक है, अब करना क्या है, 1773 में यहाँ पे हमने इनके अधीन बनाना चालू कर दिया, पावर सेंट्रलाइज करना चालू हो गया। यहाँ पे शुरुआत हो गई, ऐसा नहीं केंद्रीकरण 1773 में हो गया, 1773 में शुरुआत हो रही है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में शुरुआत को थोड़ा सा और एक कदम ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे केंद्रीकरण को। तो केंद्रीकरण में एक चरण और ऊपर गए हैं पिट्स इंडिया एक्ट में, याद रखिएगा। यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई। पावर इसलिए दी गई कि भाई अब ये जो भी चीज़ होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे अंदर के, कि आपको क्या करना है, युद्ध करना है कि नहीं करना, कुछ भी करना होगा तो आप गवर्नर जनरल से पूछे करेंगे। ठीक है, एक याद रखिए कि अभी मैंने बताया था ऊपर कि 1773 वाले कानून में क्या था कि यही चीज़ था कि आपको अब भी अधीन हो, आप सारे मैटर में अधीन हो इनके, मगर बोला गया था अगर आपवादिक कंडीशन है, अगर एक्सेप्शनल कंडीशन है तो आप अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हो, आपको गवर्नर जनरल से पूछने की जरूरत नहीं है हर मैटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच जा रहे थे। अब इसका क्या निकाला गया निष्कर्ष, इसका कुछ क्या उपाय ढूंढा गया। इसका उपाय ये ढूंढा गया कि भाई देखो कर तो लो एक्सेप्शनल बातें, मगर याद रखना जैसे ही तुम्हारे कार्यों को चेक किया गया गवर्नर जनरल द्वारा और ये पाया गया कि नहीं ये आपवादिक कंडीशन नहीं थी और ये इनका कंसेंसस होगा और ये इनका जो है ओपिनियन होगा, ओपिनियन इनके साथ के 3 मेंबर्स के साथ होगा, ये सारे लोग मिलकर अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं ये लोग तो फर्जी कार्य किए हैं, ये लोग तो अपने मन में जो आया वैसे करते चले गए मराठा से युद्ध लड़ लिए, गए किसी से भी मैसूर को परेशान कर दिए, गए फालतू हर मैटर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, गए करप्शन कर रहे हैं, तो ऐसे अगर कुछ भी तुम उल्टे सीधे कार्य करते दिखे और तुम करोगे कि हमारे यहाँ आपवादिक कंडीशन हो गई, आपवादिक कंडीशन भाई डिफाइन नहीं है भले, मगर हम तय करेंगे अब आपवादिक कंडीशन है क्या। ठीक, तो अगर ऐसा दिखा तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर आ गई थी कि वो यहाँ के मद्रास की और बॉम्बे की चाहे किसी की भी गवर्नमेंट को बर्खास्त तक कर सकते थे या अन्य कुछ भी कार्य और जो सौंपना चाहे, मतलब और कोई भी सजा के रूप में जो चीज़ कर सकते थे वो कर सकते, जैसे मान लो फाइन इम्पोज कर देना, बर्खास्त कर देना या कुछ और बातें, या सरकार दूसरी बदल देना। तो ऐसे सारी पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास आ गई थी, उनके निर्णय काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ा दी गई। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि बंगाल की तरफ केंद्रीकरण और ज़्यादा तगड़ा हुआ, केंद्रीकरण में और बढ़ोतरी होती चली गई। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे और देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट,
अब गवर्नर जनरल काउंसिल क्या कार्य क्या है, वॉर हो गया, ट्रिटी हो गया, रेवेन्यू हो गया, आर्म्ड फोर्सेज हो गए, आर्म्ड फोर्सेज पे कंट्रोल, प्रिंसली स्टेट से क्या रिलेशन होगा, तो ये सारी बातें रही। दूसरी चीज़ अब जरा देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर, जरा हम लोग थोड़ा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में भी समझते हैं। बोर्ड ऑफ COD यहाँ पे होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जरा इनको भी समझते जरा हैं क्या ये लोग, थोड़ा देखिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ये पावरफुल है, किससे ज़्यादा पावरफुल है, याद रखिएगा ये डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से पावरफुल है, इतना दिमाग में बनाए रखिएगा। क्यों पावरफुल है, क्योंकि भाई एक नई बॉडी बनाई गई है ब्रिटिश की गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब किंग द्वारा, वहाँ का पार्लियामेंट का कंट्रोल, वहाँ की पार्लियामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसा चाहती है वैसा करवा लेती है। तो ये चीज़ें रहेंगी पहली चीज़, ठीक है। अभी 6 मेंबर में क्या, अभी 6 मेंबर में क्या चीज़ें हैं, 6 मेंबर में एक राज्य सचिव हैं, राज्य सचिव होंगे मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वित्त मंत्री होंगे, 4 अन्य मेंबर होंगे। 4 अन्य मेंबर में अभी देखिएगा अध्यक्ष कौन होगा, 6 मेंबर में अध्यक्ष होगा ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये अध्यक्ष होंगे। 4 मेंबर जो भी मैटर होगा उन पे हमेशा वोटिंग कौन करेगा, हमेशा वोटिंग ये करेंगे ये 4 मेंबर, ठीक है। अब मान लीजिए कभी टाई हो जाता है 2-2 से मैच, तो यहाँ पे वीटो पावर इनके पास है, निर्णायक वोट देने, मतलब वीटो पावर नहीं कह सकते, फाइनल वोट, वहाँ पे फाइनल वोट कौन देगा, यही जो सेक्रेटरी बैठा है ये देगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब इनकी जो 6 मेंबर, इनकी जो पेमेंट का सिलसिला है, ये सब कहाँ से, ये सब इंडिया की कमाई से आएगा। ये जो 6 मेंबर है इनको पैसा रुपया कहाँ से दिया जाएगा, ये सारी यहीं की कमाई से दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ें हो गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। टोटल 6 मेंबर, इनके पास 6 मेंबर के खर्चे कहाँ से जाएंगे, इंडिया से जाएंगे, ठीक है। अब इनके पास क्या क्या कंट्रोल है, इनके पास आर्मी का कंट्रोल, पूरा पॉलिटिकल मैटर है, रेवेन्यू कंट्रोल है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। तो ये सारे कंट्रोल किसके पास है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका काम ये हर चीज़ कंट्रोल करना, और ये कंट्रोल करके रिपोर्ट किसे भेजेगा, पार्लियामेंट तक पहुंचवाएगा, ठीक है। क्योंकि मंत्री जी इनके लिए बैठे हैं, एक मंत्री स्पेशली बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखने के लिए बना दिया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में देखी और समझी, तो समझते रहिएगा, बड़ा सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है। जैसे क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिया दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए, कि भाई तुम अब डायरेक्टर्स पे जरा नज़र बनाओ, ठीक है। अब डायरेक्टर किसको अपॉइंट कर रहे थे, गवर्नर जनरल को, उसके साथ कौन है, 4 मेंबर थे, जो अब घटा कितने हो गए, 3 हो गए, फिलहाल 3 हो गए। तो अब ये जो 3 मेंबर थे ये भी किस पे कंट्रोल कर रहे थे, ये भी जरा नज़र बनाने का काम कर रहे थे इसके ऊपर, गवर्नर जनरल के ऊपर कैसे काम कर रहा है। मगर पहले 4 थे तो सही से काम नहीं हो पा रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी थी, वो सब आड़े आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट को किनारे किया गया सेटलमेंट एक्ट 1781 के माध्यम से, कि भाई अब किनारा, थोड़ा अपना रास्ता अलग हटाओ, आपको हर मैटर में नहीं, इनके ऑफिसर्स के मामले में नहीं, आपको गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मामले में नहीं, ये सब मामले में आप कोई भी मैटर पे सुनवाई नहीं करोगे, इनके क्षेत्राधिकार आपके क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। इसको बहुत पावर दी गई, अब ये घटा दिया गया, 3 कर दिया गया, साथ में इसको वीटो पावर दे दी गई, मगर अभी भी नज़र तो बनाया ही है भाई। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे चीज़ें, और ये कहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ पहुँचाएंगे। तो अब मेन जो फाइनल चीज़ें चल रही किसके हाथ में है, जो राजा जी के हाथ में होनी चाहिए थी, वो इंडिया में किसके, एक बॉडी के हाथ में हो गई है, वो बॉडी ही सब कुछ कर रही है। अब लड़ाई भी अगर इसको करवानी है किसी चीज़ में, मैटर में, अगर मान लो आर्मी का यूज़ करना है, तो आर्मी का यूज़ तो भाई ये करेगा तो गवर्नर जनरल के माध्यम से ही ना, क्योंकि गवर्नर जनरल इसका आदमी तो है नहीं, भले इसका आदमी नहीं है, मगर चलेगा इसी के अकॉर्डिंग। ये बोल नहीं सकते कि नहीं भैया तुम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलो, क्योंकि ये बोलेंगे बात पहुँच जाएगी पार्लियामेंट तक और इनका काम हो जाएगा खत्म। तो इसलिए ये ज़्यादा कूदेंगे नहीं बीच में। ये जो 3 मेंबर हैं ये तो खुद इनके साथ वाले हैं, ये भी खुद वहाँ गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए, किंग द्वारा, कि इन पर नज़र बनाए रखे। तो इतने जगह से कंट्रोल किया रहा है। अब हो क्या रहा है देखिएगा, कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रोपराइटर खत्म कर दिया गया, प्रोपराइटर को एंड कर दिया गया, प्रोपराइटर बोला गया कि प्रोपराइटर कोई दिक्कत है तो भाई आप जाके इनसे बोलिए, कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोलेंगे तो ये फिर देखेगा कि क्या जो डायरेक्टर्स कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे कोई लॉस तो नहीं रहा। तो ये डिसीजन भी अब किसके हाथ में दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब थोड़ा जरा वो अपने डायरेक्टर्स को देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमने अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, उनको भी जरा देख लें भाई, उनका क्या हाल चाल है। इसको तो हम पहले समझ सकें कि क्या ये कौन है, संचालक हैं, यही संचालक हैं, यही पूरी कंपनी चलाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने का काम कौन, यही। दूसरी चीज़ कि अगर कोई इंटरप्शन कर रहा है कौन, बार बार हमने बोला कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बार बार इनको इंटरप्ट कर रहा है इनके मैटर में, और इंटरप्शन कैसा है, अनफेयर तरीके से कर रहा है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब अनरीजनेबली, इलॉजिकली, उसके पीछे कोई इनका रीज़न और लॉजिक नहीं है, बेमतलब का बस परेशान करने के लिए अगर डायरेक्टर्स को ये बार बार अगर परेशान कर रहे हैं तो क्या अब क्या इनके पास कोई रास्ता है, तो है बिल्कुल रास्ता, ये डायरेक्टली अब किंग को वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, राजा जी तक इन्फॉर्मेशन जा सकती है, ये डायरेक्ट जाकर कंप्लेन करें। तो ये एक रास्ता इनके लिए बना दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो ऑफिसर्स होंगे इनके कंपनी के, उन्हें अपॉइंट कर देंगे, कौन,
जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट करेंगे, तो हम लोग पहले भी देख लिए। मगर अब इस कानून के माध्यम से कहेगा आप अपॉइंट करिए, मगर उनको हटा आप नहीं सकते। ये बड़ी चीज़ मतलब क्या, आपने अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बना दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अगर गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर दिया अपनी तरफ से, या अन्य गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया, तो आप एक बार अपॉइंट तो कर सकते हैं, मगर आप हटा नहीं सकते। अगर हटाना है तो कौन, किंग। और किंग भी किसके निर्देश पे काम करेगा, किंग पहले पूछे किससे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछेगा भाई बताओ क्या मैटर है, इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, सारी रिपोर्ट मांगेगा, सब कुछ कहानी उससे पूछेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। दूसरी चीज़ कि जो डायरेक्टर्स हैं उनका रास्ता थोड़ा क्लियर हो गया, उनके बीच में प्रोप्राइटर्स नहीं आ रहे हैं, प्रोप्राइटर्स नहीं आ रहे हैं, मगर बीच में कौन आ सकता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये हमेशा आड़े आता रहेगा, इनको हमेशा हर जगह से कंट्रोल करता रहेगा। तो ये सारी बातें रहेंगी। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी हैं कि जैसे कि जो अधिकारी होंगे कंपनी के, उनकी सुनवाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन खत्म कर देगा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण किया गया ब्रिटेन में ही, तो अधिकारियों की सुनवाई अब यहीं पे होगी। तो ये सारी बातें हो गई। तो अब जरा व्यवस्थाएं कुछ कैसी बनी, जरा एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं क्या चल रहा है पूरा ओवरऑल। देखिए हमने क्या देखा कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट आया तो पहली बार जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम हमें दिखा, क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया 6 मेंबर्स का, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बीच में याद रखिएगा कि जो बॉडी प्रशासनिक है, प्रशासनिक बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रही है, वो गवर्नर जनरल हैं, और अब उनकी परिषद में 4 मेंबर से घटा के 3 मेंबर कर दिए गए हैं। ठीक है, अब ये 3 मेंबर कौन है, गवर्नमेंट के, किंग के हैं। ये कौन है, ये भी किंग के साथ ही हैं। ये रिपोर्ट किसको दे रहे हैं, सारी चीज़ के गवर्नर के साथ जो हो रहा है इसको दे रहे हैं। भाई गवर्नर कौन ला रहा है, ये ला रहे हैं डायरेक्टर्स। तो इनको लग रहा है कि ये हमारा सगा होगा, मगर तुम भले सगे रहो, मगर इसको भाई थोड़ी पावर जो कहीं से मिल रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, उस कानून से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसी के अधीन रहते हुए कार्य करेगा। अब ये यहाँ तक जाएगी, तो ये कहाँ तक लेके जाएगा मैटर, अब ये ले जाएगा कैबिनेट तक, यहाँ पार्लियामेंट तक ये बातें पहुँचवाएगा, सारी रिपोर्ट पेश करेगा वहाँ के पार्लियामेंट में, तो क्या क्या चीज़ चल रही। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 कर दी गई, वीटो पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई कि अगर भाई 2-2 से मामला टाई हो जाता है तो फाइनली वीटो पावर देने के कारण अब फाइनल डिसीजन किसका होगा, गवर्नर जनरल का होगा। मगर अब यहीं पे कुछ चीज़ें रह गई कि अब क्लैरिटी नहीं है कि किन किन मैटर में वीटो पावर का इस्तेमाल और किया सकता है। क्या गवर्नर्स के मैटर में भी हर बार किया सकता है, कि सिर्फ जो है लॉ मेकिंग में किया सकता है, या अदर जगह। तो ये कुछ अनक्लियर सी चीज़ें रह गई, वीटो पावर कितना है, कितना नहीं है, कितना कंट्रोल, थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें अभी क्लियर नहीं रही। दूसरी चीज़ कि और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन किया गया किसकी तरफ, बंगाल की तरफ। यानी हमारा जो लॉ है वो कैसे और सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं, और सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं। जहाँ पे किसको मजबूत दी जा रही है, एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को और मजबूत किया जा रहा है। मगर आज के टाइम अगर आप स्थिति देखेंगे, इंडिया में कौन मजबूत है, इंडिया में लेजिस्लेचर यानी विधायिका मजबूत है। क्यों, क्योंकि वही जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ वही बनाती है, और लॉ जो बनता है वही सब कुछ चलता है, वही उसी का सब लोग पालन करते हैं, जैसा लॉ बन जाए। क्योंकि शासन किसका है, विधि का, और ये विधि का शासन वाला कॉन्सेप्ट भी किसका है, ब्रिटेन का है। तो ये सारी लगभग चीज़ें इतनी ओवरऑल निकल के आ रही हैं। बाकी लगभग इतनी समझने वाली चीज़ थी पॉलिटी के सेंस में, बाकी हिस्ट्री के सेंस में हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको पढ़नी पड़ जाए। बाकी इस लेक्चर में पॉलिटी के सेंस में अगर हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के सेंस में पढ़ेंगे, तो इतनी चीज़ें रहेंगी। तो आज के लेक्चर में इतनी बातें रहेंगी, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे की बातों को भी कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।